नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7 के लिए पाठ 6 पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने जा रही हूँ। और पाठ 5 तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है और बाकी है ये पाठ 6। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मेरा ख्याल है देश का बच्चा बच्चा जानता है। पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के, हमारी दिल्ली के ऐसे शासक थे कि जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हमारे इतिहास में लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान चंदेल वंश के राजा थे और दिल्ली के शासक थे। इनके पिता अजमेर के शासक थे, मगर दिल्ली में इनके नाना जी का साम्राज्य था और नाना जी की चूँकि कोई भी संतान नहीं थी तो उन्होंने इनके पिता से अनुरोध किया कि पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाए। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का शासन संभाला। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाता है कि ये बचपन से ही बड़े वीर थे। एक बार ये जंगल में गए और उन्होंने देखा कि शेर इनकी तरफ मुंह फाड़ के आ रहा है, तो उसने शेर का जबड़ा फाड़ दिया। यहीं से उनकी वीरता का परिचय हमें मिलता है। और एक चीज़ और, पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात विश्व प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। उनका कोई भी दूसरा और कोई बराबरी नहीं कर सकता था। शब्द भेदी बाण का मतलब ये होता है कि अगर आपकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए या अगर अंधेरा हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मगर जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ आप तीर चलाएंगे तो आपका निशाना एकदम सटीक बैठेगा। तो पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। उनका एक मित्र था चंद बरदाई। चंद बरदाई को कविता लिखने का शौक था, जहाँ पर वहीं पे पृथ्वीराज चौहान शिकार के बहुत शौकीन थे। तो इस तरह पृथ्वीराज जब दिल्ली के शासक थे तो उनकी प्रतिभा और उनके साहस का वर्णन सुनकर कन्नौज का जो राजा था जयचंद, उनसे बहुत चिढ़ता था। मन ही मन में ईर्ष्या करता था कि क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की तूती सारे देश में बोल रही थी। और उसी समय गजनी का जो सुल्तान था वो हमेशा भारत पर आक्रमण करता था। मोहम्मद गौरी नाम था उसका। मोहम्मद गौरी ने कम से कम 16 बार उस समय भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे 16 बार हरा दिया और वापस भेज दिया। यहाँ तक कि कई बार उसे बंदी बनाया, मगर उसके गिड़गिड़ाने पर पृथ्वीराज चौहान ने दया करके उसे क्षमा कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको अपने जैसे बराबरी का हिस्सा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए। कन्नौज का जो राजा था जयचंद, उसकी पुत्री थी संयुक्ता। कन्नौज के राजा के दरबार में एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार आया करता था। वह चित्रकार देश विदेश के समस्त राजाओं के चित्र बना के लाया जयचंद के अनुरोध पर, क्योंकि संयोगिता बड़ी हो रही थी और जयचंद को संयोगिता के विवाह की चिंता थी। वे स्वयंवर रचना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उस चित्रकार को बुलाया और कहा देश में जितने भी साहसी और प्रसिद्ध राजा हैं उनकी तस्वीर हमें ला के दो। चित्रकार तस्वीर बना के लाया और एक तस्वीर पर संयोगिता का दिल अटक गया। वो तस्वीर थी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान की। संयोगिता ने मन ही मन में उसे अपना पति मान लिया और जब जयचंद को पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया अपनी पुत्री के ऊपर। और जब उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा तो उसमें उन्होंने देश विदेश के सारे राजाओं को बुलाया, मगर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। बल्कि संयोगिता को नीचा दिखाने के लिए और पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपने जो स्वयंवर कक्ष था उसके बाहर एक प्रतिमा रखी द्वारपाल के रूप में, और वो प्रतिमा थी पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि उन्हें पृथ्वीराज चौहान से बहुत नफरत थी और वो उनके साहस और पराक्रम से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने इस प्रकार से व्यवहार किया पृथ्वीराज चौहान का। उन्हें लगा कि पृथ्वीराज चौहान की हम बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं, और उन्होंने दरबान के रूप में अपने दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई। संयोगिता ने पत्र लिखकर भेजा, क्योंकि वह तो मन ही मन उसे उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इधर पृथ्वीराज चौहान ने भी उसी चित्रकार के द्वारा बनाई हुई संयोगिता की
के चित्र को देखा और वो भी संयोगिता से मन ही मन प्रेम करने लगे। तो संयोगिता का पत्र जब उन्हें मिला कि वह उनके अलावा और किसी से विवाह नहीं करेगी, तो उन्होंने दिल्ली से अपनी रवानगी कर दी और वो आए जयचंद के दरबार में। संयोगिता जब वरमाला लेके देश विदेश की सभी राजाओं के बीच में घूम रही थी, लेकिन उसे कोई भी अपने सुयोग्य वर नहीं मिला। तभी अचानक उसने दरबान के रूप में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा देखी और वो सीधे मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी। और पृथ्वीराज चौहान चूंकि वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे, और जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की दरबान की प्रतिमा पर माला चढ़ाने की कोशिश की, वरमाला डालने की कोशिश की, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान उस दरबान की प्रतिमा के पीछे से निकल आए और उन्होंने वह वरमाला ग्रहण की। तभी जयचंद ने अपने सिपाहियों से पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करने और संयोगिता को जान से मारने का आदेश दिया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े पर संयोगिता को दिखाया और वहाँ से चले गए। बस यही जयचंद की और ज़्यादा दुश्मनी का सामना उन्हें करना पड़ा, क्योंकि अब इस घटना के बाद में जयचंद बुरी तरह से अंदर ही अंदर चढ़ गया था और उसने मोहम्मद गौरी के साथ में मिलकर ये साजिश रची कि पृथ्वीराज चौहान को। और बच्चों, आप लोग ये सब अच्छी तरह से जानते होंगे, जहाँ अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएं, वहाँ और किसी को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दुश्मनों के सामने जिस मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया था और उसे प्राणदान दिया था, आज वही मोहम्मद गौरी जयचंद के साथ में मिलकर पृथ्वीराज चौहान के प्राणों का दुश्मन बन गया और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अपने ही लोगों के द्वारा आक्रमण किए जाने पर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और जयचंद ने उन्हें कैद कर लिया। उनके मित्र चंद्रबरदाई के साथ में, जो हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ में रहते थे, दोनों मित्रों को कैदी बनाकर वो अपने देश ले चला। वहाँ जाकर उसने पृथ्वीराज चौहान से पूछा, कहो चौहान, आप चाहते क्या हो? पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैं वैसा ही व्यवहार चाहता हूँ जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। इस पर मोहम्मद गौरी बहुत जोर जोर से हंसने लगा, कहता है, मुझे चौहान समझ रहे हो? मैं गौरी हूँ। और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़वा दिया। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा पृथ्वीराज चौहान ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मगर चंद्रबरदाई तो कट्टर था और जानते हो, दुश्मन जो रहता है वो हमारी सहानुभूति का, हमारी सज्जनता का फ़ायदा उठाता है। किंतु मोहम्मद गौरी के दिल में जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, जरा सी भी दया नहीं आई, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के घूरने के कारण उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि लोहे की सलाखें गर्म करके पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी। जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई तो बहुत तकलीफ हुई, उनकी आंखों से खून की धार बहने लगी। तब मोहम्मद गौरी बोला, अब कैसा लगा चौहान, कैसे हाल है तुम्हारे? बोले, इसमें मज़ा नहीं आया, अगर इसमें ज़रा सा नींबू और नमक मिर्च निचोड़ दो तो तकलीफ़ थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तब मुझे एहसास होगा कि मैं। और उसने दुष्ट गौरी ने ऐसा ही किया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के मित्र उनकी सहायता करते रहे, उन्हें औषधियाँ लगाते रहे। और फिर एक दिन मोहम्मद गौरी अपने सिंहासन पे बैठा, वो भी 4 बांस के ऊपर मचान पे उसने अपना सिंहासन बनाया था और कहा कि पृथ्वीराज, मैंने बहुत तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम शब्द भेदी बाण चलाते हो। जरा देखिए, मैंने 7 तवों को यहाँ पर रखा है, 7 लोहे के बड़े बड़े तवा। अगर एक ही बाण में तुम्हें इन्हें भेद दोगे तो मैं मान लूँगा कि हाँ, तुम सबसे बड़े तीरंदाज हो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ में रहते थे और उसने 7 तवा जहाँ पे लटकाए हुए थे, 7 तवों को, 7 ही तवों को एक साथ एक ही बाण से छेदना था, लोहे के तवे पे। और चौहान ने आदेश दिया, तवा जहाँ पे रखे थे वहाँ पर उसने एक घंटी बजाई और पृथ्वीराज चौहान का एक तीर उन 7 तवा को छेदते हुए बाहर निकल गया। गौरी बोला, वाह चौहान, मान गए तुम्हें। तभी पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई ने, चूँकि वो एक कवि थे, उन्होंने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है
मत चूके चौहान, अर्थात 4 बांस और 24 गज की दूरी पर एक मचान बना हुआ है, वहीं सिंहासन पर गौरी बैठा हुआ है। तो हे चौहान, तुम्हारे हाथ में इस समय तीर कमान है और तुम चूको मत। इस तरह पृथ्वीराज ने निशाना साधा और बताई गए बताई गई दूरी के अनुसार उन्होंने अपना तीर चलाया और गौरी ऊपर से चीखते हुए नीचे गिरा, अर्थात मोहम्मद गौरी का प्राणों का अंत हो गया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय दिया। मगर गौरी के सैनिकों द्वारा घेर लिए जाने पर दोनों मित्रों ने अपनी कमर में खोसी हुई कटार निकाली और आपस में एक दूसरे को मार कर मर गए, क्योंकि स्वाभिमान उन्हें प्यारा था, वो दुश्मनों के हाथ से मरना नहीं चाहते थे। इस तरह ये पाठ जो है बच्चों पूरा होता है और इससे आपको हमारे देश का गौरव पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने का अवसर मिला। मैंने पूरी कहानी आपको बताई है, इस पाठ में कुछ अंश नहीं भी हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़ने के बाद में इस कहानी का मूल सार यही है कि साहस को हमें अपने कभी नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी पूरी ताकत के साथ में अपनी वीरता का परिचय देना चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान की एक सबसे बड़ी विशेषता जो थी कि दुश्मनों के साथ भी वो क्षमा का व्यवहार करते थे, सहानुभूति का व्यवहार रखते थे। तो क्षमादान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर दुश्मन आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, आपके सामने वो घुटने टेक रहा है, तो उसे क्षमा करने में कोई भी हर्ज नहीं है, उसे क्षमा कर देना ही उचित है। तीसरा है आत्मसम्मान। जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए एक दूसरे को मार दिया, इसी प्रकार हमें भी अपने देश का गौरव रखना चाहिए और स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहिए। तो बच्चों, इतने दिनों से पढ़ रहे हो आप लोग, 13 अप्रैल से तकरीबन, और आप लोग का पढ़ना ही आप लोग की उन्नति का कारण बनेगा। लॉकडाउन की इस स्थिति में या कोरोना के कारण देश में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसमें आप लोग अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज मत कीजिए और मन लगा के पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सर्वोदय।